दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार। आज हम संप्रति में चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि यहाँ और न्याय व्यवस्था में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था में अगर देरी होती है तो उसे न्याय नहीं समझा जाता है। आज भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रसन्न कुमार पानीग्रही जी हैं, जो CBI के SP रह चुके हैं और अभी सलाहकार हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में। हमारे साथ अक्षय वर्मा जी हैं, जो अधिवक्ता हैं झारखंड हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में। सबसे पहले पानीग्रही साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये इसके जो प्रमुख बिंदु है, इसको आप किस तरीके से बताना चाहेंगे, प्रस्तुत करना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो पहले इंडियन पिनल कोड या दंड संहिता हुआ करती थी, भारतीय दंड संहिता, वो 1860 में लिखी गई थी अंग्रेज़ के ज़माने में, और ये 1860 से लेके 160 साल बीत चुकी है। इसी बीच में समाज भी बदल गई है, अपराध करने की तरीका बदल गई है, एवं न्याय प्रणाली भी काफ़ी उसमें परिवर्तन आई है। तो इसको देखते हुए ये जो है संसद द्वारा ये 2023 दिसंबर में ये पारित हुआ है। इसमें काफ़ी चर्चा के बाद या काफ़ी मेहनत के बाद इसको जो है लाया गया है। इसमें प्रमुख बिंदु है कि जैसे IPC जो पुरानी थी उसमें 511 धाराएं थी, 511 सेक्शंस हुआ करते थे। अब इसमें जो है सेक्शंस 358 ही रह गए हैं। इसमें कुछ सेक्शंस जैसे प्रमुख बिंदु, जैसे सेडिशन एक सेक्शन थी, सेडिशन सेक्शंस को हटा दिया गया है। या आप देखेंगे कि एडल्ट्री एक सेक्शन थी, वो हटा दिया गया है। अननेचुरल ऑफेंस जो सेक्सुअल ऑफेंस था वो हटा दिया गया। इस तरह की कई प्रमुख जो सेक्शंस थे जो कालखंड में उसकी अब कोई ये रह नहीं गई है, तो उस वजह से वो सब सेक्शंस को, जो प्रमुख सेक्शंस हैं, वो हटा दिए गए हैं, बहुत सारे सेक्शंस। और बहुत सारे, चूँकि समाज बदलती रही और समाज के बदलने के क्रम में जो है बहुत सारे नए ऑफेंस या नए अपराध भी जुटते गए। जैसे उदाहरण स्वरूप साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, या ऑफेंस थ्रू डिजिटल मीन्स वो काफ़ी मात्रा में होने लगी है। और हम चूँकि डिजिटलाइजेशन के तरफ भारत जो है काफ़ी आगे बढ़ा है, तो डिजिटल माध्यम से हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें भी काफ़ी फ्रॉड्स होने लगे हैं। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए एक परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिसके कारण ये परिवर्तन लाया गया है। तो इसमें नए धाराएं भी जोड़ दी गई है और बहुत सारे पुरानी धाराएं बदल दी गई है। इसमें एक प्रमुख बिंदु है कि शिशु एवं महिलाओं से रिलेटेड जो भी अपराध है, उसको एक चैप्टर 5 में एक साथ कर दिया गया है। उसके कारण जो है, जो शिशुओं के साथ अपराध होती है, महिलाओं के साथ अपराध होती है, वो एक साथ उसको लिखा गया है। और बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, समाज रहती है तो अपराधी भी अपराध करते हैं। तो ये परिवर्तनशील समाज में कानून की धाराओं का जो लिखावट था या शब्द था या जो एप्लीकेशंस था, उसको बदलने का दरकार था। ये एक प्रमुख कारण बना इसको जो है नए ढांचा में ढालने के लिए, और नए शब्दावली के साथ लाने के लिए, और नए ऑफेंसेस या अपराध को इसमें जोड़ने के लिए। अच्छा जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पे? जैसा कि सर ने बताया अभी कि BNS वगैरह 1 जुलाई से लागू होने वाला है, तो BNS में जो फोकस मेन किया गया है, जैसा कि पनिशमेंट में पहले हम लोग 5 तरह का पनिशमेंट पढ़ते थे, उस पर अब कम्युनिटी सर्विस करके जोड़ा गया है।
कम्युनिटी सर्विस में क्या है कि कोई भी काम सोशल एक्टिविस्ट कराया जाता है, वो पेटी माइन्यूट जो छोटे मोटे क्राइम हैं जैसे स्नैचिंग हुआ या कोई की गाड़ी से कुछ चोरी कर लेना, छीना झपटी, इस टाइप के क्राइम में पेटी ऑफेंसेस में पनिशमेंट तय किया गया है 1 साल से 7 साल तक। तो 2 तरह से क्राइम को किया गया है, पहला तो है कि ऑर्गेनाइज वे में किया गया है और एक पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम है। उसके बाद महिलाओं को लेकर के जो अक्सर केसेस आ रहा है, ज़्यादातर देखने में या सोसाइटी में सुनने आ रहा है कि महिलाओं का एलिगेशन रहता है कि डिसेटफुल मैनर में मेरे साथ प्रलोभन दे करके शारीरिक संबंध बनाया गया। इसको लेकर के भी बीएनएस एड्रेस किया है सेक्शन 69 में, धारा 69 में, जो कि बोलता है कि इस तरह का ऑफेंस है, जो कि पहले हम लोग 375 आईपीसी में ही पढ़ा करते थे, अब उसको अलग कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया है कि पहले जेंडर में हम लोग सिर्फ ही और शी पढ़ते थे आईपीसी में, अब ट्रांसजेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें कि बोला गया कि नहीं उनकी भी गिनती होगी। तो उसको भी बीएनएस अपने ये में लाए कि हाँ ठीक है, जेंडर में ही शी के अलावा ट्रांसजेंडर को भी अहमियत दिया जाएगा। इस तरीके से तीसरा जो इम्पोर्टेंस आया कि मॉब लिंचिंग आया, जिसमें कि बोला गया कि 5 से ज़्यादा या 5 लोग मिलकर के किसी की मारपीट के हत्या कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उस पे भी 10 साल का सज़ा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। अगर मार के घायल ही कर रहे हैं तो उस पर 7 साल की भी सज़ा है। तो देश का जो कानून व्यवस्था रहेगा वो ज़्यादातर एम्फेसिस रहेगा डिजिटलाइजेशन में, कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अहमियत दिया गया है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के बाद नया जो आया टेररिस्ट एक्ट के लिए हम लोग यूएपीए करके एक्ट पढ़ते थे, अब उसको भी आईपीसी में कोई प्रोविज़न नहीं था उस वक्त, लेकिन अब बीएनएस में उसको टेरिटरीज एक्ट को भी लाया गया। तो इस तरीके से चेंजेस आया है। और उसके बाद बीएनएस में मेनली यही सारा चेंजेस करके लाया गया है मेरे हिसाब से। पानीग्राही साहब, आप तो अनुसंधान की प्रक्रिया से, पुलिस के अनुसंधान की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, लोग भी आपसे मिलते हैं, प्रशिक्षण का काम भी आप करते हैं। पुलिस के अनुसंधान में इस नई संहिता से उसमें किस प्रकार से मदद में इसमें मिल पाएगी, और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको किस तरीके से जो है वो तैयार किया जा रहा है, ये दोनों प्रोसेस कैसे किया जा रहा है? इसमें जो भारतीय न्याय संहिता है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले सीआरपीसी की एक बदली हुई प्रारूप है, या भारतीय जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका भी जो है साक्ष्य संहिता जो अभी बना भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनों के बारे में सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश में और बाकी राज्य सरकारों के निर्देश में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सभी पुलिस अधिकारियों को जो है, जो थाने में हों या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में हों, काम करते हों, जो कानून को दिन रात वो अप्लाई करते हैं या कानून के साथ सारे काम करते हैं, उनको इस सारे संहिताओं से या जो नए एक्ट्स आए हैं उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जा, प्रशिक्षण दी जा रही है। उनका कैसे इसकी वो फेस करेंगे, कैसे 1 जुलाई के बाद से नए धाराओं के तहत, अब जैसे पहले किसी में हत्या के जो सेक्शंस थी 302 थी, अब इसमें जो है ये बदल दिया गया है, 101 हो गया है। तो इस तरह की जो भी धाराएं हैं, परिवर्तित धाराएं हैं, और धाराओं के जो नंबर्स हैं उसके बारे में ट्रेनिंग, उसमें जो भाषा बदल दी गई है,
एक जब भी ऑफेंस कोई भी क्राइम कमिट होता है उसके लिए उसमें कुछ मौलिक तत्व रहता है कि ये क्राइम वो क्राइम है या नहीं है। हत्या में जैसे किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तभी जाके हत्या माना जाएगा। उस तरह की जब मौलिक तत्व हैं जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं इसमें, उसके बारे में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दी जा रही है एवं सभी जगह में काफ़ी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब सभी लोग जो हैं इसके आगे जैसे जैसे 1 जुलाई से सब लोग इसको जो है ये भारतीय न्याय संहिता हो या बाकी जो 2 मेजर एक्ट्स हैं चेंजेस हुए हैं उसको जब अप्लाई करेंगे तो उनको आसानी होगा एवं वो आम जनसाधारण को भी इसके बारे में जागरूक रहने का भी काफ़ी दरकार है। तो विभिन्न माध्यमों से लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का भी ज़रूरत है एवं किया भी जा रहा है। अच्छा वर्मा जी, ये समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये जो कानून इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो एक ये भी उद्देश्य रहता है कि अपराध की प्रवृत्ति को रोका जाए। इस तरीके से महिलाओं के बारे में अपराध की चर्चा की और इसमें कई अलग अलग उम्र की अवस्था में जो दुष्कर्म वगैरह का होता है तो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इम्प्लीमेंट होगा जिसमें प्रावधान जो है वो मृत्युदंड तक का प्रावधान है, तो इससे कुछ ऐसे मामलों में कमी आती है, कमी आने की संभावना है, या फिर जब आप केसेस लड़ते होंगे तो आपको क्या लगता है कि उसमें और कमी आएगी इस प्रावधान को लागू होने से? हाँ, कमी निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि अब जो हमारा नया जो कानून लागू होगा वो ज़्यादातर एम्फेसिस दे रहा है ऑडियो में, वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह में। तो निश्चित एक अवधि, टाइम बाउंड मैनर भी सेट कर दिया गया है कि इतने दिन के अंदर एफआईआर में ये हो जाना चाहिए। इस तरीके से जैसे कि ट्रायल्स में किया गया है कि आप केस में आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के वर्चुअल मैनर में आप अपीयर कर सकते हैं। ट्रायल पूरा विक्टिम को आने की ज़रूरत नहीं है, विक्टिम अपने ये से भी कर सकते हैं। तो निश्चित ही इसमें चेंजेस तो काफ़ी आया है और इसके माध्यम से बहुत सारा, जैसे कि सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते थे उसके विरुद्ध, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू होगा उस पर काफ़ी सारा चेंजेस आया। जैसे कि टाइम बाउंड मैनर में किया गया है कि 90 दिन के अंदर आपको विक्टिम जो है, पीड़िता है, उसको आपको बताना है एफआईआर जो लॉन्च हुआ है उसमें क्या प्रोग्रेस है। फिर चार्जशीट में बोला गया है कि इतने अवधि के समय में आपको जमा कर देना है, विक्टिम को आपको प्रोवाइड करना है जितना केस डायरी वगैरह हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुआ। जैसे कि सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते थे कि मजिस्ट्रेट को सिर्फ था कि सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लेने का था, उस पर अभी वॉइस एनालिसिस भी ऐड किया गया है। उसके बाद था कि टाइम बाउंड मैनर में था कि जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होता था उसमें अगर हाफ अगर वो काट लिया है तो जेल सुपरिटेंडेंट जो है उनके बेल के लिए ये कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को मूव कर सकते थे। अदर देन डेथ पेनल्टी था, लेकिन उसमें अभी बीएनएसएस जो है वो फर्दर क्लैरिफाई किया है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या मल्टीपल चार्जेस है उसके अगेंस्ट में तो वो एंटाइटल नहीं है बेल के लिए, वो बेल मूव नहीं कर सकते। फिर जैसे एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज था या विक्टिम था तो उस पे था, जैसे हम सीआरपीसी में पढ़े थे कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो करेंगे उस पे एक जो सुपरिटेंडेंट होने चाहिए वो रैंक जो है सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। अब वो चीज़ हटा दिया गया है। मैजिस्ट्रेट्स का पावर बढ़ाया गया है कि मैजिस्ट्रेट्स को 50,000 तक का जुर्माना दिया लगाने का ये अधिकार है। उस तरीके से जैसे कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन कि तारीख पे तारीख जो होता है वो अब ख़त्म होने का ये टाइम बाउंड कर दिया गया है कि इतने दिन में करना है आपको। अब जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आया था, सीआरपीसी में हमारा जीरो एफआईआर नहीं था। पहले लोग को परेशानी होती थी कि जहाँ आपका ये हुआ है आप प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में जाइए, थाना में जाइए अपना लिखाने। अब है कि जीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस किया गया है इस माध्यम से, जिसको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस पर लिखा करके वो पुलिस स्टेशन का ड्यूटी रहेगा पुलिस अथॉरिटी का कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो इस तरीके से काफ़ी सारा चेंजेस आया। जो मेजर चेंजेस है
वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हाँ, अब जो केस जो रन होगा वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है। जैसे अब हियरिंग के बाद जजमेंट आपको मैक्सिमम 45 दिन के अंदर दे देना है, 30 दिन से 45 दिन के अंदर। तो उससे क्या है कि एक विक्टिम को भी रहेगा कि हाँ, हम अब सुनिश्चित हो रहे कि मेरा इतने दिन के अंदर हमको न्याय मिल सकेगा। और जैसे कि पहले था कि एब्सकॉन्डर अगर कोई घोषित हो जाता था तो वो जब तक पकड़ाए नहीं उस पर कुछ आगे एक्शन नहीं लिया जा सकता था। लेकिन अब उसको BNSS चेंजेस किया ये बोलते हुए कि नहीं, अगर वो फरार भी हो गया है तो उस पर एक सर्टेन टाइम के अंदर उसको ये कर देना है, डिस्पोजल कर देना, सज़ा सुना देना है। उसके बाद चार्जेस फ्रेम में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया कि 60 दिन के अंदर, पहला हियरिंग के बाद 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से करते करते काफ़ी सारे चेंजेस जो आए उससे निश्चित ही हमारे समाज में प्रभाव पड़ेगा और चेंजेस मतलब ये तारीख पे तारीख की जो स्थिति है वो नहीं आएगी, जस्टिस जो है वो जल्दी मिलेगा, डिले नहीं होगा। ओवरऑल सिस्टम जो है, जो सारा वर्चुअल होते जा रहा है, डिजिटाइजेशन होते जा रहा है, सारा थाना को ये किया जा रहा है। अच्छा, एक जो मेजर चेंज आया गया कि 7 साल या 7 साल से ऊपर वाले सज़ा में फॉरेंसिक टीम का एक बहुत बड़ा रोल होगा कि वो जा कर के सारा फॉरेंसिक जांच के लिए ले सकते हैं। उसके बाद पीड़िता जो है उसको अगर उनको गवाही देना है तो एक महिला ही मैजिस्ट्रेट उसका ये लेगी गवाही। तो उस तरीके से काफ़ी सारा चेंजेस है जो हमारे समाज में जो ज़रूरत था अभी के समय से, इसीलिए ये निश्चित ही ये पानीग्राही साहब, जिस तरीके से अलगाववादी संगठनों के जो देश भर में चलते रहते हैं अभियान सरकार के खिलाफ, ये राष्ट्रद्रोह वाला जो कानून था वो है। इसके बाद जो है वो अलग अलग क्षेत्र में आप देखें, आप तो कश्मीर में देखें, नॉर्थ ईस्ट में देखें, इवन झारखंड में भी कई अलग अलग सेक्शंस में ये नक्सल मूवमेंट वगैरह चलता है। इसके बारे में इस कानून में जो है वो किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं? इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में टेररिज्म को पहली बार डिफाइन किया गया और टेररिस्ट एक्ट को उसमें डिफाइन करके लिखा गया कि टेररिज्म क्या कहलाएगा, क्या करने से वो टेररिज्म कहलाएगा, और उसके लिए अलग से दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो ये बिल्कुल हमारे जो पहले के IPC थी उसमें टेररिज्म के कहीं डेफिनेशन नहीं थी। तो हम बाद में जो UAPA आई थी उसमें बहुत सारे केसेस होते थे। अब इसमें एक प्रावधान कर दिया गया है कि ये जो टेररिस्ट एक्ट है जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है, साथ में एक एक्ट है UAPA, ये दोनों में से कौन सी एक्ट के तहत या कौन सी कानून के तहत केस चलेगा उसका दिशा निर्देश देने का जो अधिकार है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रहेगा और वो डिसीजन लेंगे कि ये UAPA में केस के तहत चलेगी या भारतीय न्याय संहिता के अंदर केस चलेगी। भारतीय न्याय संहिता में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी के परिप्रेक्ष्य में लाया गया है, ऑर्गेनाइज्ड पेटी क्राइम का एक अवधारणा लाया गया। इसमें एक चीज़ है कि जैसे अभी आप अभी सुन रहे हैं कि बहुत सारे परीक्षाएं होती है, उसकी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। तो ऑर्गेनाइज्ड पेटी क्राइम के अंदर जो पब्लिक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर अगर कोई बेच रहा हो उसके लिए भी अलग से ये ऑर्गेनाइज्ड पेटी क्राइम के अंदर आएगी और उसके लिए कम से कम 1 साल की सज़ा और अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। बाकी ऑर्गेनाइज्ड पेटी क्राइम में बाकी भी क्राइम्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो पब्लिक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर बेचते हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान की गई है। ये एक बिल्कुल नया अवधारणा है क्योंकि अभी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना और आमतौर पे बेचा जाना ये काफ़ी बड़ा समस्या उभर रहा था। तो इसको इसमें जो है स्पेसिफिक मेंशन होने से उसकी एक अलग धारा बन गई, तो उसमें वो टैकल हो सकता है या उसको एड्रेस हो सकता है उसमें। तो ये जो है जैसे हमारे साहब ने बताया, एडवोकेट साहब ने बताया कि इसमें कम्युनिटी सर्विस का जो लाया गया है कि पनिशमेंट एज ए दंड विधान में कि उनको जो है कम्युनिटी सर्विस या तो पेड़ लगाना या स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना या इस तरह की दंड विधान जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट ये कर सकते हैं। ये एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड है कि जो अपराध छोटा अपराध कर रहा है
उसको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको सुधारने का उसको मौका दिया जाए। पहली बार अपराध कोई चोरी कर रहा हो और 5,000 रुपये से कम का कोई चोरी हो और वो चोरी की सामग्री अगर लौटा देता है तो उस केस में उसको जो है कम्युनिटी सर्विस करने के लिए दंड दिया जा सकता है, जिसके तहत वो समाज की सेवा करने से उसकी रिफॉर्म हो सकता है। ये एक प्रावधान है। तो न्याय संहिता बिल्कुल नया, बहुत सारे नई चीज़ें लेके आ रहा है, नई पहलू है कानून की। साइबर क्राइम की अपराध भी इसमें शामिल किया गया है। हमारे पास पहले आईटी एक्ट के तहत केस करते थे, आईपीसी की दूसरे ऑफेंसेस में हम लोग इस केस को, इस तरह के अपराध को जो है अपराधियों के खिलाफ केस मुकदमा चलता था। अब साइबर क्राइम का भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड पेटी क्राइम में लाया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक डेफिनेशन लाया गया कि संगठित अपराध क्या है और संगठित अपराध कैसे कैसे फॉर्म में होता है और उसको कैसे इस न्याय प्रणाली के तहत, न्याय संहिता के तहत उसको कैसे हम दंडित कर पाएंगे या कैसे उसको धारा में ला पाएंगे, उसके लिए भी प्रावधान की गई है। कि पाणिग्राही साहब, जैसे साइबर क्राइम की आपने चर्चा की, तो ये तो ग्लोबली ये होता है और बाहर के देशों में बैठे हुए जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो लेते हैं चपेट में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में किस प्रकार से सहूलियत होती है, कैसे कोऑर्डिनेशन जो है वो होता है पुलिस का? इसमें ऐसा होता है कि हमारे अलग अलग देशों के साथ अलग अलग ट्रीटीज़ है, संधि हैं, उनके साथ जो है एक तो है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़ होता है अलग अलग देश के साथ, या बाकी ट्रीटीज़ होते हैं। उसमें लिखा रहता है कि कौन सी कानून के तहत किस किस देश के साथ हमारी, अगर वहाँ इस देश में, हमारे देश में, भारत में अपराध घटित हुई है और अपराधी किसी और देश में चला गया है, उसकी एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण की संधि होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, या लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी हम कहते हैं कि भाई आप उस देश में भेजते हैं, जिसको लेटर रोगेटरी हम कोर्ट से साइन करा के चिट्ठी भेजते हैं, उस देश की पुलिस अनुसंधान करके हमें जो केस डायरी या जो सबूत के साथ यहाँ भेज देते हैं, उसको यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अभी इसमें भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है उसमें एक सेक्शन लाया गया है 48 में कि अगर विदेश में बैठे कोई व्यक्ति यहाँ कोई अपराध हो रहा हो, उसको एबेट कर रहा हो, उसको वो साथ दे रहा हो या उसके लिए वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो, षड्यंत्र रच रहा हो, तो उसको भी यहाँ दंड विधान का ये अवधारणा यहाँ लाया गया है। ये दो तरीके की होती है कि भारत में बैठे व्यक्ति किसी दूसरे देश में अपराध हो रही है, उसको वो ये प्रेरणा दे रहा है या उसके लिए षड्यंत्र रच रहा है, और एक दूसरे देश में बैठा व्यक्ति हमारे देश में कोई अपराध के लिए, संगठित अपराध जैसे होता है, इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स होते हैं हमारे देश में, आज भी आप सुन रहे होंगे, कल भी दिल्ली में एक घटना घटी है कि कोई पुर्तगाल में रहता हुआ अपराधी यहाँ एक किसी को शूट आउट में मरवा दिया। तो उस तरह की जो होती है उसके लिए कानून लाया गया है कि उसको भी हमारे देश की कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी, उसका भी प्रावधान किया गया है। हमारी अलग अलग देशों से अलग अलग संधि हैं, प्रत्यार्पण संधि हैं या लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़ हैं, उसके तहत हम दूसरे देशों के साथ मिलकर अपराध को कैसे रोका जाएगा, अपराधी को पकड़ के कैसे लाया जाएगा, उसको इस देश में सज़ा दी जाएगी, उसकी भी प्रावधान ये नया न्याय संहिता में की गई है। अच्छा वर्मा जी, जो भीड़ की जो हिंसा होती है जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, ये प्रवृत्ति जो है वो कई राज्यों में भी, स्टेट्स ने भी जो है वो अपने अपने कानून लगाए। झारखंड में भी जो है वो मॉब लिंचिंग कानून लाने का प्रयास किया गया था, वो अभी प्रोसेस में है। तो ये मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं उनके लिए किस तरीके का प्रावधान है ये भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है प्रॉपर्ली। उस पर बोला गया है कि 5 या 5 से अधिक अगर किसी को मार देते हैं या इस तरीके से मॉब लिंच करके घायल कर देता है तो उसके लिए 10 साल तक की सज़ा दी है, 7 साल तक की सज़ा दी है अगर उसे घायल कर दिया जाता है, और अगर जान मार दिया जाता है तो फिर डेथ पेनल्टी से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है। और मॉब लिंचिंग पहली बार डिफ़ाइन हुआ है बीएनएस में, इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था। इधर जो 2-3 साल से मॉब लिंचिंग का केस बढ़ते गया, उसी कारण इस पे बीएनएस में आया गया है। और इसमें बीएनएस में सेक्शन 103(2) में इसके एक
प्रावधान लाई गई है मॉब लिंचिंग के बारे में, उसमें कम्युनिटी, कास्ट, सेक्स, ये सब के आधार पर अगर 5 या 5 से अधिक आदमी किसी व्यक्ति को मार देते हैं या घायल कर देते हैं, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। अगर मर जाता है तो उसमें आजीवन कारावास या फिर मौत की सज़ा दी जाएगी। अब आजीवन कारावास को इसमें थोड़ी उसकी लैंग्वेज को या भाषा को बदल दिया गया है। उसमें कई जगह में ऐसा है कि अब रिमेनिंग नेचुरल लाइफ तक सज़ा का प्रावधान हो गया। इसमें है कि अब आगे प्राकृतिक तौर पे मरते दम तक उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा, ऐसा करके ये अवधारणा इसमें लाया गया है। तो मॉब लिंचिंग को भी इसमें जो है सेक्शन 103 में उस जो अपराध है उसको लाया गया है। ये पहले आईपीसी में ये थी नहीं। सर, एक जो हिट एंड रन का जो मामला है, तो ट्रकर्स का या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोड पर जो है वो हिट करके किसी को भाग जाता है, तो उसके लिए किस प्रकार से प्रावधान जो है वो इस संहिता में है? एक पहले आईपीसी में थी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। कोई तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और उसकी जो है नेग्लिजेंस से धक्का हो गई और कोई मर गया, तो ये जो है बेलेबल ऑफेंस होता था। अब जो है इसमें एक सेक्शन लाया गया है जिसमें है कि अगर कोई किसी की गाड़ी की धक्का से कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद वो भाग जाता है बिना पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए हुए, तो उस क्षेत्र में बाद में वो पकड़े जाने पर उसको 10 साल तक की सज़ा की प्रावधान की गई है। और जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही चर्चा की, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? एकदम हमारे पास समय की बाध्यता है, बस शॉर्ट टाइम में बताइए कि मतलब कि ओवरऑल जो है वो जो कम्युनिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस कानून से, चूँकि ये कानून 1 जुलाई से लागू भी होने वाला है। इसको लेकर लोगों में के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं। तो एक तो आपने कहा कि ये रिफॉर्म बेस्ड है, सुधारात्मक प्रयास है, तो एक बहुत चिंता रहती है महिलाओं के खिलाफ जो है वो अपराध, बाल अपराध ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, कितना रिफॉर्म होगा इससे? इसमें जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहले महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार या बलात्कार की मामला होती थी, जिसको गैंगरेप कहते हैं, उसमें धाराएं थी कि उसमें 16 साल से कम उम्र, 12 साल से कम उम्र, सब अलग अलग प्रावधान हुआ करती थी। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता ने कर दिया कि 18 साल से कम उम्र की कोई बच्ची हो, उसके साथ अगर सामूहिक बलात्कार होता है, उसके लिए एक ही धारा बना दी गई है। वो 16 और 12 साल की जो एज लिमिट थी उसको एक साथ कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र की कोई भी महिला के साथ इस तरह की बलात्कार होती है, सामूहिक बलात्कार, तो उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। तो उस हमारे समाज में क्या होता है कि एक है डिटरेंट इफेक्ट, कानून में जो सज़ा होगी उससे भय से कुछ लोग कानून अपराध करने से बचेंगे, लेकिन जब तक इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं दिया जाएगा, जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, इस कानून की सख्ती के बारे में हो या कानून या अपराध से बचने के लिए हो, जब तक जानकारी लोगों को नहीं दिया जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक ये अपराध जो है, समाज जब तक रहेगी अपराध तो रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह की जो अपराध है उससे बचने के लिए समाज को सभी को आगे आना पड़ेगा, और हमारे जो नए कानून है उसके साथ सबको जो है सब रूबरू कराना पड़ेगा, सबको इसके बारे में बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तभी समाज में कानून के यानी जो है वो निष्कर्ष यही है इस चर्चा का कि अपराध रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है। दोस्तों, संप्रति में आज हमने चर्चा की भारतीय न्याय संहिता 2023 की। अगले सप्ताह फिर हम किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।